नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर 12 बजे की प्रमुख खबरों पर। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के नाम की आज होगी औपचारिक घोषणा। पंकज चौधरी का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। दिग्गज फुटबॉलर मेसी के कोलकाता इवेंट में अराजकता पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताई नाराजगी। आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस फिर जाएंगे सॉल्ट लेक स्टेडियम। एसआईआर पर विपक्ष की राजनीति पर भाजपा हमलावर। संबित पात्रा ने कहा, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी। घुसपैठियों का जिक्र करते ही विपक्ष बेचैन। अमेरिका के यूनिवर्सिटी में फिर गोलीबारी। ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी से 2 लोगों की मौत। संदिग्ध हमलावर की तलाश जारी। चेन्नई में चल रहे स्क्वैश विश्व कप के फाइनल में भारत का सामना हांगकांग से। भारत की नजर पहली बार स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीतने पर। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश भाजपा को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की निगरानी में संपन्न हो रही है। संगठन के भीतर इस घोषणा को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अकेले नामांकन पर उनके परिवार ने भी खुशी जाहिर की है। पंकज चौधरी के परिवार का कहना है कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वो इतनी छोटी पोजीशन से इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनना अब लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा होना ही बाकी रह गया है और नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह। कितनी खुशी है और तो गर्व भी महसूस हो रहा है कि छोटे से पोस्ट से इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गए। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत खुश है हम लोग, बहुत गर्व हो रहा है इस मूवमेंट का। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सब उनकी मेहनत का फल है। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं। अब कभी भी देखिएगा उनको, कभी यहाँ रहते हैं, कभी महाराजगंज रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी नागपुर। अब उनको नागपुर जाना है कुछ दिन में, तो बहुत काम करते हैं। वहीं पंकज चौधरी के अगर हम राजनीतिक करियर की बात करें तो महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके एकमात्र पंकज चौधरी का नामांकन होने की वजह से उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। उनके नेतृत्व में ही भाजपा उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने में भी निर्णायक मानी जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। चुनाव के लिए भाजपा कार्यालय में जोरों शोरों से तैयारियां भी की जा रही हैं। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिए बधाई पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए अकेले नामांकन दाखिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर पंकज चौधरी ने कहा कि फिलहाल एक जिम्मेदार पद पर हैं और औपचारिक घोषणा के बाद ही सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपको सुनाते हैं। भी हम लोग एक जिम्मेदार पद पे हैं। नहीं, मैं पर्चा भरा हूँ, पर्चा का स्क्रूटनिंग हुआ है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व पीयूष गोयल जी है, तावड़े जी हैं, वो घोषित करेंगे। घोषित करने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर पंकज चौधरी के नाम
आने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग उनके नेतृत्व में भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए अकेले नामांकन दाखिल किया है। जो 7 बार के सांसद और जिन्होंने पार्षद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने का काम किया, यानी ये बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति जिसको धरातल का अनुभव है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व कोई हो, तो फिर आगे कार्यकर्ताओं की भावना को भी समझते हैं और संगठन को कैसे गति प्रदान करनी है उसकी जानकारी भी होती है। तो उन्हीं में ही पंकज चौधरी जी का नाम है। तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने एक शानदार नाम तय करने का काम किया। हम सब लोग उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम की सराहना उन्होंने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके नाम आने पर सभी ने खुशी जाहिर की है। सभी अपने अपने उत्साह इसीलिए है कि बहुत अच्छे व्यक्ति का चुनाव हुआ है और सब अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, सब अपना अपना उत्साह बता रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लियोनेल मेसी के इवेंट में हुए अफरा तफरी, अव्यवस्था और बवाल पर भाजपा, टीएमसी और ममता सरकार पर हमलावर है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी और राज्य सरकार पर इस इवेंट का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेसी के कार्यक्रम में जो हुआ ये पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती है। जो मेसी को लेके युवा भारत क्रीड़ांगन में था, पूरा देश के लोग आए थे जो फुटबॉल लाभार मेसी को मानते हैं, तो लोगों को अब वंचित किया वहां से। ऐसा दुर्दशा हुआ, इतनी लज्जाजनक बात है कि प्रोग्राम नहीं हो पाए, मेसी को भागना पड़ा वहां। शाहरुख खान भी उपस्थित थे, वो बेचारा आया नहीं पाया डायस में। कौन था उसके पीछे? टीएमसी के नेता मंत्री सब उसको घेर लिए खाली पॉलिटिकल माइलेज के लिए। और हर जगह ममता बनर्जी के लोग ऐसे ही है। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई बंगाल की। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद भी सामने आया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल सरकार की कुप्रबंधन का मामला है। सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि आयोजनकर्ता टीएमसी के लोग थे और अब टीएमसी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अलग है। हाँ, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेसी के आसपास मौजूद जितने भी लोग थे वो सभी टीएमसी से जुड़े थे और कार्यक्रम को हाईजैक करने की कोशिश की गई। Mismanagement and the testimony of the West Bengal government, mismanagement of the West Bengal government and West Bengal organizers. Organizers were the TMC persons now, and now they are showing TMC showing that they are separate, but it is not separate. Both are same. The TMC leadership was present there, ministers were present there, and they tried to hijack this program. All the people, those who are surrounded around this Messi, they were the TMC person. और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा ने आरोप लगाया कि जिस विषय पर संसद में चर्चा हो चुकी है उस पर कांग्रेस की रैली है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी चर्चा का जवाब भी दिया। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की रैली घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रही है। माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है, उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि 45 दिन के अंदर ही आप इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। एसआईआर होने की आवश्यकता क्यों है, इस विषय को लेकर भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने विस्तार में अपने विषय को रखा। और वोट चोरी अगर वास्तविक रूप में किसी ने किया तो किस 3 ओकेजन पे, किस 3 समय पर वोट चोरी हुआ, यह भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया। एक, जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनना था, इसको लेकर किस प्रकार नेहरू जी को 1 वोट मिलने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी का ये सबसे बड़ा वाकया था। और वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री गाजियाबाद के लोनी इलाके में चल रही थी, जहां भारी मात्रा में स्किन से जुड़ी बीमारियों की नकली दवाएं जो है वो तैयार की जा रही थी, जिससे आम लोगों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा था। दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना मिल रही थी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में नकली दवाओं का नेटवर्क एक्टिव है।
इसी आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गाजियाबाद के लोनी में चल रही फैक्ट्री तक पहुंच बनाई और छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली दवाएं और कच्चा माल बरामद किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा तफरी को सिस्टम की नाकामी बताया। सीवी आनंद बोस ने आयोजक और पुलिस दोनों को दोषी ठहराया और इसे कोलकाता के खेल प्रेमी लोगों के लिए एक काला दिन बताया। उन्होंने राज्य सरकार को 12 निर्देश भी दिए, जिसमें न्यायिक जांच, आयोजक की गिरफ्तारी और टिकट रिफंड शामिल थे। Even the chief minister could not reach the place. What is happening in Bengal? Is this the way the police should behave? The police have failed the people of Bengal. The police have failed the government. Police have failed the constitution. Police have also been responsible for the breakdown of law and order. Serious issues which are to be considered, debated, and decisions taken. This kind of incidents should not repeat in future. सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचने पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस के लिए दरवाजे नहीं खोले गए, बत्तियां बुझा दी गई। राज्य के संवैधानिक प्रमुख ने बेहद नाराज होते हुए कहा कि क्या बंगाल में राज्यपाल को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। ये घटना बता रही है कि राज्य में क्या चल रहा है। इस इवेंट के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को बाद में FIR दर्ज होने के बाद हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया। Refund the money to the common men who paid for the tickets, and for future, government should have a standard operating procedure for such large congregations which take place in the city. There should be an insurance scheme where the life and property of the spectators will be insured. The premium should be paid by the organizer who collected tickets. Now, if such an incident takes place in future, for such congregations, rapid action force in sufficient numbers should be kept ready, well-oiled and fighting fit. कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर जारी नेतृत्व संकट एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस सरकार के अंदर कुर्सी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को लेकर अब सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक HA इकबाल हुसैन ने बड़ा बयान दिया। रामनगर के विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया कि DK शिव कुमार आगामी 6 जनवरी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन का, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त संबोधित कर रही हैं। यशो नायक जी, विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल जी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव जी, सभी ऊर्जावान प्यारे बच्चों, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के इस समारोह में भाग लेकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और नवीन तकनीकों के माध्यम से प्रभावी प्रयास किए हैं। आज पुरस्कृत बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के विषय पर अपनी कल्पना और संवेदनशीलता को सुंदर चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बच्चों के लिए तो थोड़ा ताली हो जाए। बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति से उनकी सोच और दृष्टिकोण के साथ साथ उनकी आशाओं और सपनों का भी पता चलता है। ऐसे प्रभावशाली बच्चे भविष्य में गहन एवं सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। अगर देश के बच्चे और युवा ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक हो जाए और इसके लिए प्रयत्न करें तो इस क्षेत्र में लक्ष्यों की प्राप्ति तथा देश का स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।
भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। विकास की इस यात्रा में सभी नागरिकों तक बिजली की पहुंच, शहरीकरण, औद्योगिकता विस्तार और जीवन स्तर पर सुधार के कारण ऊर्जा की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही है। ऊर्जा की बचत ऊर्जा का सबसे पर्यावरण अनुरूप और विश्वसनीय स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है। ऊर्जा की बचत का अर्थ केवल कम उपयोग करना नहीं, बल्कि समझदारी से, जिम्मेदारी से और दक्षता के साथ ऊर्जा का लाभ उठाना है। जब हम विद्युत उपकरणों का अनावश्यक उपयोग नहीं करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट उपकरण अपनाते हैं, घरों और कार्यस्थलों में नेचुरल लाइट एवं वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं या सोलर एवं रिन्यूएबल एनर्जी को विकल्प को अपनाते हैं, तो हम न केवल ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि कार्बन एमिशंस को भी कम करते हैं। स्वच्छ वायु और सुरक्षित जल स्रोतों को बनाए रखने तथा बैलेंस इकोसिस्टम के लिए भी ऊर्जा की बचत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की हर यूनिट जो हम बचाएंगे और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता प्रतीत होता है। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इसमें उन घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष अक्टूबर में मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली को संबोधित किया था। उस महत्वपूर्ण मंच पर मैंने रेखांकित किया था कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच समुदायों को सशक्त बनाती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और आगे बढ़ने के लिए नए अवसर भी उत्पन्न होती है। मैंने ये भी कहा था और आज से उसको मैं दोहराना चाहती हूँ कि ग्रीन एनर्जी केवल विद्युत उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सशक्तिकरण और समावेशी विकास का प्रभावी माध्यम भी है। देवियों और स्वजनों, भारत ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का महत्व हिस्सा बनाते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा रही है तथा देश को ग्लोबल हब बनाने और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपलेड किया है, जिससे हमारा योगदान ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में मजबूत हुआ है और विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेट जीरो गोल्स की दिशा में भारत की प्रभुत्व भूमिका स्पष्ट हुई है। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2023-24 में भारत के एनर्जी एफिशिएंसी दिशा में किए गए प्रयासों से 53.60 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऊर्जा की बचत हुई है। इन प्रयासों से प्रतिवर्ष आर्थिक बचत हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में भी बहुत कमी आई है। मैं इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
भारत सरकार ने क्लीनर फ्यूल के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। भारत ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी कर रहा है ताकि वेस्ट को वैल्यू में बदला जा सके और भारत के अनुरूप दुनिया के साथ साझा किए जा सके। भारत एक सुव्यवस्थित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे द्वारा सरकारी और निजी संस्थानों को अर्थव्यवस्था के डिकार्बनाइजेशन को तेज करने और एमिशंस कम करने के लिए उत्कृष्ट प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि ये सभी कदम ऊर्जा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की सफलता के लिए प्रत्येक क्षेत्र और नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता लाने के लिए बिहेवियरल चेंज सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रसन्नता की बात है कि सरकार द्वारा बिहेवियरल चेंज के लिए भी अनेक कार्य चलाया जा रहा है। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की चेतना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का मूल है। ये भाव विश्व को दिए गए हमारी संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ का आधार है। मैं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी लोगों को तथा विशेष रूप से बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सामूहिक दायित्व, साझेदारी और जन भागीदारी की इस भावना के साथ भारत ऊर्जा संरक्षण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा तथा एक हरित और उज्जवल भविष्य की दिशा में अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेगा। आइए हम संकल्प लें कि ऊर्जा संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि हमारी धरती सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध बनी रहे और आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के अनमोल संसाधनों का आनंद ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मैक्सिको के कई उत्पादों पर एक तरफा तरीके से शुल्क बढ़ाने के फैसले को लेकर भारत उसके साथ संपर्क में है ताकि पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान निकाला जा सके। सूत्रों की अगर माने तो भारत ने इस मुद्दे पर अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। इन शुल्क की घोषणा उन देशों के खिलाफ की गई है जिनका मैक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। इनमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में विधेयक पेश किए जाने के शुरुआती चरण से ही भारत मैक्सिको के साथ संवाद में था। मैक्सिको स्थित भारतीय दूतावास ने 30 सितंबर 2025 को मैक्सिको के आर्थिक मंत्रालय के सामने ये मुद्दा उठाया था और भारतीय निर्यात को नए शुल्कों से बचाने के लिए विशेष रियायतों की मांग की थी। सूत्रों की अगर माने तो भारत मैक्सिको के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देता है और दोनों देशों के व्यवसायों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले स्थिर एवं संतुलित व्यापारिक माहौल की दिशा में सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं और औपचारिक वार्ता शुरू करने के संदर्भ में शर्तों को जल्द अंतिम रूप दिए जाने की भी उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये व्यापार समझौता भारतीय कंपनियों को इन शुल्कों से बचाने में मदद करेगा। ये शुल्क अमेरिका के दबाव में लगाए गए हैं ताकि चीन के खिलाफ शुल्क बढ़ाने के मामले में अमेरिका के साथ तालमेल किया जा सके।
मैक्सिको की सीनेट ने 11 दिसंबर 2025 को नए शुल्क उपाय को मंजूरी दी थी, जिसे बाद में संसद के दोनों सदनों में से भी स्वीकृति मिल गई। इसका उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना और व्यापार असंतुलन को कम करना है। इस फैसले के तहत मैक्सिको उन देशों से आने वाले व्यापक श्रेणी के उत्पादों पर लगभग 5% से लेकर 50% तक का ऊंचा आयात शुल्क लगाएगा, जिनका उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। इसमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया शामिल है। हालांकि जिन वस्तुओं को इसके दायरे में लाया जाएगा, उनकी सूची अभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई। ये बढ़े हुए शुल्क 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। इस संबंध में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मैक्सिको के उप आर्थिक मंत्री लुइस रोजेंडो के बीच उच्च स्तरीय बैठक पहले ही हो चुकी है और आगे तकनीकी स्तर की बैठकों की भी उम्मीद है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।